तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही मुश्किल बट आसान टॉपिक, जिसका नाम है प्रोविज़न एंड रिज़र्व। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोविज़न क्या होता है और रिज़र्व क्या होता है। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो इस वीडियो का नाम होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिज़र्व। वैसे तो प्रोविज़न एंड रिज़र्व कुछ होता नहीं है, पहले हम लिख लेते हैं। प्रोविज़न तो सिंपली है, पहले हम रिज़र्व के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो रिज़र्व होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। रिजर्व्स के दो टाइप्स होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व और रिवेन्यू रिजर्व। फिर रिवेन्यू रिजर्व के दो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। उनका नाम है जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो हमने बस अभी तक इतना ही पढ़ा है कि जो रिजर्व है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व के फिर दो टाइप्स होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। तो पहले तो हम डिफरेंस करेंगे प्रोविज़न एंड रिजर्व के बारे में, फिर हम डिफरेंस करेंगे रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व के बीच में, और फिर हम डिफरेंस करेंगे जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व में। ये तीनों रिजर्व के डिफरेंस हम एक ही वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविज़न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले ही इन दोनों के डिफरेंस का एक चार्ट बना लिया है। अब हम इस चार्ट को बहुत ही डीप एनालिसिस करके पढ़ेंगे। तो पहले प्रोविज़न का पढ़ते हैं। तो प्रोविज़न क्या चीज़ है, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बात आपको इस डिफरेंस के बाद में समझ में आएगी। और जो रिजर्व है उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, और ये बात भी आपको बाद में समझ में आएगी। तो इसका पहला पॉइंट है कि व्हेन सम एक्सपेंसेस एंड और लॉसेस relate to financial year but their amount is unknown as they are not incurred, then for such expense or losses provision is created। तो ये सिंपली कह रहा है कि जब प्रोविजन जब बनाए जाते हैं जब कोई खर्चा जो है फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है और उसका जो अमाउंट है वो अननोन है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है वो किस लिए बनाया जाता है कि जो अगले साल में बैड डेट्स होंगे हम उसे जो है कवर कर पाए अपने प्रॉफिट से। तो अगर आप ये प्रोविजन भी समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है हमने चैनल पे। तो ये कह रहा है कि व्हेन सम एक्सपेंसेस और लॉसेस रिलेट टू फाइनेंशियल ईयर, कि जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेट तो है लेकिन जो अमाउंट है वो अननोन है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि व्हेन सम एक्सपेंसेस और लॉसेस रिलेट टू फाइनेंशियल ईयर, कि जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड तो है। फाइनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और कैलेंडर ईयर जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। ये तो सबको पता ही है। बट देयर अमाउंट इज अननोन, कि उनका अमाउंट अननोन है। अब हमें ये थोड़ी ना पता है कि अगले साल बैड डेट्स कितने होंगे। हम तो एक बेस लेके चल सकते हैं कि पिछले ईयर्स में इतना हुआ है तो अगले साल इतना हो सकता है। तो उसके लिए प्रोविज़न बनाया है, और जो प्रोविज़न है वो अननोन अमाउंट के लिए बनाया है। कोई फिक्स थोड़ा है ही नहीं कि हमारे बैड डेट्स कितने हो सकते हैं, हमारा टैक्स कितना लगेगा अगले साल, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, प्रॉफिट भी अनसर्टेन होता है अपना। एज दे आर नॉट इंकर्ड, क्योंकि वो इंकर्ड ही नहीं हुए हैं, वो हमारा बस एक अजम्पशन है हमारी। देन फॉर सच एक्सपेंस और लॉसेज प्रोविजन एंड क्रिएटेड। ठीक है। अब रिजर्व क्या कह रहा है कि व्हेन अ सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन इन बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज। ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व है वो एक प्रॉफिट का एक ऐसा हिस्सा है, पार्ट है जो हमने फ्यूचर यूज के लिए अपने जो है बिजनेस में रखा हुआ है, टू कवर कंटिजेंसीज।
कंटिजेंसीज मतलब आशंकाएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस पर कोई केस चल रहा है, उसमें जो केस है वो हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, और हम हारते हैं तो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा उस दूसरी पार्टी को। तो उस जो पार्टी को हमें जो कंपनसेशन देना है उसके लिए हम पहले से ही बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकालने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं कंटिजेंसी जो है अनसर्टेन होती है, वो हो भी सकता है वो इवेंट, और अनहैपनिंग नॉट हैपन भी हो सकता है। तो हमें ये तो पता ही है कि हम ये केस हार जाएंगे तो हमें उसे 50,000 रुपये कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है अमाउंट अननोन होता है। तो फ्यूचर यूज़ के लिए जो भी हमने प्रॉफिट का पार्ट निकाला है उसे हम कहते हैं रिजर्व। टू ग्रो बिजनेस, कि हम जो भविष्य में अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम पहले से ही पैसा निकालने ले जाते हैं बिजनेस में से, उसे भी उसको उस पार्ट को भी हम रिजर्व कहते हैं। रिजर्व बहुत सारे नाम होते हैं रिजर्व के, फ्री रिजर्व, जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि क्रिएटेड व्हेन प्रॉफिट एग्जिट्स और नॉट इन बिजनेस। तो ये कह रहा है कि जो क्रिएटेड व्हेन प्रॉफिट्स एग्जिस्ट और नॉट इन बिजनेस, की जो क्रिएट है ये तभी क्रिएट हो सकता है जब बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हो इस साल, यानी कि जब इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रॉफिट होगा तभी तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रोविजन क्रिएट कर सकेंगे, लॉस में तो प्रोविजन क्रिएट ही नहीं होता। और ये कह रहा है कि क्रिएटेड व्हेन प्रॉफिट्स एग्जिस्टेड इन बिजनेस। तो इसको लो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता है। तो ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट जब बनता है तो हमारे पास हम यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो सबको बनाना आता ही है सिंपली। तो यहाँ पे जो है हमारा आता है जीपी है। मान लीजिए हमारा जीपी जो है 20,000 रुपये का है, जीपी मतलब ग्रोस प्रॉफिट है हमारा। तो यहाँ पे जो पी एंड एल अकाउंट में सैलरीज आती हैं, सैलरी मान लिया 5,000 रुपये हैं। अब वेजिस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं, वेजिस यहाँ पे आती नहीं है। रेंट रेंट मान लिया 5,000 रुपये का है। और अब जो है अब जो मान लेते हैं कि हमारा जो है नेट प्रॉफिट आ गया है, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 20,000 माइनस 5,000 15,000, एंड 15,000 माइनस 5,000 10,000। तो ये 10,000 आ गया हमारा, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविज़न। अब हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रोविज़न भी क्रिएट कर लें। तो प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, मान लीजिए कि हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो यानी कि हमें 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो हमने इसमें से माइनस कर दिया 5,000 रुपये प्रोविज़न के नाम का। अब हमारे पास बच गया 5,000 रुपीज़, हमारा ये नेट प्रॉफिट है। और जो आपको जनरली क्वेश्चन में मिलता है वो यही नेट प्रॉफिट होता है। वो जो नेट प्रॉफिट हमारा है उसमें से प्रोविज़न ऑलरेडी डिडक्टेड होता है। ये नेट प्रॉफिट है आगे जाके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप शो कर सकते हैं या कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं, वो तो आपकी मर्जी है कि आप इसका कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब जो ये 5,000 अपना आया है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविज़न, ध्यान रखिएगा, आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविज़न जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है, अब उसके टुकड़े होते हैं, टुकड़े मतलब पार्ट्स होते हैं, कि हमें इतना पैसा मान लीजिए 2,000 रुपये हमने जर्नल रिजर्व में भेजना है, जर्नल रिजर्व में भेजना है। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर मतलब 3,000 रुपये हमें मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भेजना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें से पहले हमने प्रोविजन लेस किया है और उसके बाद हमने उसमें से रिजर्व बनाए हैं। तो अब हमारे डिफरेंस की तरफ आते हैं, तो वो क्या रिजर्व्स वाले पार्ट में वो कहता है कि क्रिएटेड व्हेन प्रॉफिट्स एग्जिस्टेड इन बिजनेस,
कि प्रॉफिट जो है एग्जिस्ट करता है बिजनेस में। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जो है 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने 2,000 रुपये का जर्नल रिजर्व बना दिया और 3,000 रुपये का जो है वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डाल दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी एक तरह का रिजर्व ही होता है, हम उसे स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि स्पेसिफिक रिजर्व जो है वो रिवेन्यू रिजर्व का पार्ट होता है, और रिवेन्यू रिजर्व जो है वो रिजर्व का ही एक टाइप है। तो हम इसका बाद में डिफरेंस करते हुए हम इसको देख लेंगे। तो ये कह रहा है कि क्रिएटेड व्हेन प्रॉफिट्स एग्जिस्टेड इन बिजनेस। तो प्रॉफिट एग्जिस्ट था तो हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया, लेकिन प्रोविजन में कुछ अलग सी बात लिख रखी है कि क्रिएटेड व्हेन प्रॉफिट्स एग्जिस्ट और नॉट इन बिजनेस। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो जीपी है, वो 20,000 का ही था पिछले एग्जाम्पल के जैसे, और सैलरी 5,000 की थी, रेंट 5,000 का था, और इस साल जो हमने एक फर्नीचर भी खरीद लिया था। फर्नीचर खरीदने की वैसे P&L में नहीं आता है। डेप्रीशिएशन हाँ डेप्रीशिएशन आ जाएगा। फर्नीचर जो वो तो हमारा कैश कम करेगा, बैलेंस शीट में आता है, वो तो P&L में थोड़ा आएगा वो। तो डेप्रीशिएशन हमारा 10,000 रुपये लग गया, 10,000 रुपये लग गया। तो ये हमारा जो है जीरो नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, बिफोर प्रोविजन। अब हमारे पास यहाँ जीरो वैल्यू है, और हमें क्या, इसमें पिछले वाले में हमने 10,000 रुपये का प्रोविजन क्रिएट किया था बैड डेट्स के ऊपर, तो अभी हम इसमें से भी क्रिएट कर देंगे। तो 5,000 का प्रोविजन बनाया हमने। तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना हो गया, तो अब हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 5 5 10 10 10 20 और 5 25, जो हमारी डेबिट साइड है वहाँ पे तो 25,000 हो रहा है, और जो हमारा जीपी था वो तो 20,000 रुपये का था। तो हमारे पास जो है यहाँ नेट लॉस आ जाएगा। फिर नेट लॉस कितना, 5,000 रुपीज़। तो हमने जो है प्रोविज़न जो है वो प्रॉफिट के ना होते हुए भी क्रिएट कर लिया यहाँ पे, बल्कि हमारे पास प्रॉफिट था 10,000 रुपये का, यहाँ पे हमने 5,000 का प्रोविज़न क्रिएट किया तो प्रॉफिट बच गया था। अब प्रॉफिट बच गया था तो हमने रिजर्व में डाल दिया, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने प्रोविज़न क्रिएट कर दिया। प्रोविज़न क्रिएट करने के बाद नेट लॉस आ गया, और नेट लॉस का पैसा, जब नेट लॉस होता है कंपनी को तो वो रिजर्व्स में नहीं डालती, क्योंकि रिजर्व्स में तो भाई साहब अपना जो है प्रॉफिट ही जाएगा। बस यही लिख रखा है यहाँ पे, क्रिएटेड व्हेन प्रॉफिट्स एग्जिस्टेड इन बिजनेस, कि जब प्रॉफिट होता है तभी रिजर्व बनाए जाते हैं, और जो प्रोविज़न है वो जब प्रॉफिट हो या ना हो तब भी हम प्रोविज़न जो है बना सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, लिख रखा है प्रोविजंस कैन ओनली बी क्रिएटेड फॉर विच, प्रोविजंस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर विच दे आर क्रिएटेड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोविज़न जो है वो उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसके लिए वो बने हों। अब हमने प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाया है, तो वो जो बैड डेट्स को ही कवर करेगा, वो टैक्स को तो कवर कर नहीं सकता, वो बैड डेट्स के लिए ही यूज होगा। और जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए ही यूज टू होगा। ऐसे प्रोविज़न फॉर टैक्स हमने उसका नाम रख दिया कि प्रोविज़न जो है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए, ये प्रोविज़न जो है टैक्स के लिए है। अब रिजर्व का क्या है कि रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदरवाइज कि रिजर्व जो है वो किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कि जब तक उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड ना हो। यहाँ पर इसके दो टाइप्स की बात कर रहा है ये, कि जो हमें अगली बार समझ में आएगी, कि जो रिजर्व्स हैं वो जो है किसी भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि वो किसी स्पेसिफिक एरिया में भी यूज हो सकता है। जैसे जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो हम वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए देंगे। मान लीजिए कि हमारा कोई एम्प्लॉई है, वो मशीन में काम कर रहा था, और मशीन चलाते वक्त उसका हाथ कट गया मशीन में आकर, तो हमें उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जो कंपनसेशन है हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से देंगे उसको। और ऐसे ही हमारा दूसरा रिजर्व होता है फ्री रिजर्व, उसका नाम ही है फ्री रिजर्व, यानी कि हम उसमें किसी भी चीज़ के लिए पैसा दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए पैसा दे सकते हैं हम उसमें से। तो यही कह रहा है कि रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एनी अदरवाइज। तो ये हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जब हम सेकंड डिफरेंस करेंगे, रिवेन्यू रिजर्व
वर्सेस कैपिटल रिजर्व में। तो ये वो भी हम इसी पार्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे से कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसकी एंट्री आपको जर्नल एंट्री वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इन सब की ही एंट्री आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी कि हमने जो है इन सबके आगे नाम लिख रखा है, यानी कि ये इसी चीज़ के लिए यूज तो होंगे और किसी चीज़ के लिए नहीं। और यहाँ पे जो है रिजर्व्स की हमने एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे हमने टाइप्स लिख रखी है इसके। यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व होता है इसका एक टाइप, जैसा कि हमने इस चार्ट में देखा था कि रिजर्व जो है रिवेन्यू रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। फिर रिवेन्यू रिजर्व के दो टाइप्स होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। बस वही बात कर रही है कि कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व। यहाँ पे CRR और DRR भी लिखा है। CRR मतलब है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और DRR मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो इस्तेमाल होता है हमारे जो शेयर होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो शेयर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो हम जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहते हैं तो हम उसके लिए CRR बनाते हैं। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल से मतलब अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो जो है इक्विटी शेयर होल्डर है वो तो रिडीम ही कंपनी के लिक्विडेशन वाइंडिंग अप के टाइम पे होती है। तो प्रेफरेंस शेयर को हम पहले रिडीम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने CRR बनाया। और जो DRR है उसका मतलब है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब जब हमें डिवेंचर्स, आपने पढ़ा होगा कि कंपनी में दो टाइप्स की कैपिटल होती है, तो शेयर कैपिटल, एक डिवेंचर कैपिटल। तो जब हमें डिवेंचर कैपिटल को रिडीम करना होता है तो हम उसके लिए DRR बनाते हैं। ये दोनों ही जो रिजर्व है CRR और DRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये दोनों ही स्पेसिफिक रिजर्व्स के टाइप हैं, एग्जाम्पल हैं। टाइप्स तो नहीं कह सकते हम, एग्जाम्पल हैं दोनों के। और जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो खुद एक एग्जाम्पल है, रिवेन्यू टाइप है रिवेन्यू रिजर्व का। तो अब इसका फिफ्थ पॉइंट है इसका डिफरेंस का, कहता है कि शो ऑन लाइबिलिटी साइड इफ क्रिएटेड अगेंस्ट लाइबिलिटी एंड वाइस वर्सा। तो ये कह रहा है कि जो हमने प्रोविजन है, अगर मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, हमने वो क्रिएट किया है, तो वो जो है हमेशा डेटर्स के ऊपर क्रिएट होता है। डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में आते हैं, तो हमने एसेट के ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया है, तो वो एसेट साइड में माइनस होगा, उसमें से डेटर्स माइनस प्रोविजन, तो फिर हम नेट गुड डेटर्स दिखाते हैं। और अगर हम लाइबिलिटी के ऊपर क्रिएट करते हैं तो वो लाइबिलिटी साइड में एडजस्ट होकर दिखाते हैं प्रोविजन को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बैलेंस शीट का एग्जांपल बनाऊँ तो मान लीजिए कि हमारी ये बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे हमारे डेटर्स हैं 50,000 रुपये के, और प्रोविज़न जो हमने बनाया है वो 6,000 रुपये का है। ये प्रोविज़न बैड डेट्स वाला है और ये इसकी लाइबिलिटी साइड है, ये इसकी एसेट साइड है। तो जो डेटर्स हमने जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है वो जो है डेटर्स के ऊपर बनता है, तो इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाना गलत होगा। तो हम इसको यहाँ से माइनस करके दिखाते हैं, -6,000। तो हमने यहाँ से 6,000 किस चीज़ के माइनस किए, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के। तो 50,000 माइनस 6,000 44,000। तो हम जो है बैलेंस शीट में 44,000 दिखाते हैं डेटर्स के नाम के, कि जो हमारे इस साल डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स हैं, वो 44,000 है अपने, ना कि हम डेटर्स 50,000 दिखाएं और प्रोविज़न जो 6,000 दिखाएं। तो हम उसको दोनों को एडजस्ट करके यहाँ पे नेट इफेक्ट में 44,000 दिखाते हैं। और ऐसा ही लाइबिलिटी केस में कि हमें कोई लाइबिलिटी के ऊपर प्रोविज़न बनाया है तो वो लाइबिलिटी में ऐसे ही एडजस्ट होगा। और ये कहते हैं कि जो रिजर्व है वो ऑलवेज शोन ऑन लाइबिलिटी साइड। जो रिजर्व है वो तो भाई हमारी लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि वो प्रोविज़न का अप्रोप्रिएशन हुआ है ना। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ पे जाता है भैया, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो रिजर्व कहाँ जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस पार्ट प्रॉफिट में से निकला है, तो वो भी लाइबिलिटी साइड में ही जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आते हैं, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, तो वहाँ पे पहले ही नंबर पे शेयर होल्डर फंड्स करके एक कॉलम होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो उसके सब कॉलम में
ये रिजर्व एंड सरप्लस में भी शो होता है अगर हम उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। और अगर हम सिंपल बैलेंस शीट बना रहे हैं अपनी, तो ये लायबिलिटी साइड में शो होता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस एक ही मेन बात थी कि प्रोविजन में जो है अमाउंट अननोन होता है, और जो रिजर्व है उसमें अमाउंट 80 या 90% नॉन केसेस में नॉन होता है। और जो सेकंड बात थी वो है कि प्रोविजन जो है, रिजर्व तो जो है वो तभी क्रिएट हो सकता है जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो, और जो प्रोविज़न है, रिजर्व तो प्रॉफिट में ही क्रिएट होगा, और जो प्रोविज़न है वो बिना प्रॉफिट के भी क्रिएट हो सकता है। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में हुआ था कि हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो ज़ीरो था, फिर भी हमने प्रोविज़न क्रिएट कर दिया तो हमारा नेट लॉस आ गया। अब नेट लॉस में से हम रिजर्व में तो डाल नहीं सकते ना, क्योंकि रिजर्व में तभी डलेगा जब हमारा प्रॉफिट हो। ऊपरले एग्जांपल में हमारा 5,000 का प्रॉफिट आफ्टर प्रोविज़न बच गया था, तो वो हमने जर्नल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डाल दिया था। अब जो है हम अब आपने पढ़ा है कि जो रिजर्व, अब आपको जो है प्रोविज़न और रिजर्व के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब जो रिजर्व है उसके दो टाइप्स होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अब हम इसके बीच में डिफरेंस करेंगे, रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व के बीच में। यहाँ पे एक बात रह गई कि प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने कहा था ये आपको बात बाद में समझ में आएगी। चार्ज मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये क्रिएट होता है। जब प्रॉफिट हमारा 10,000 था हमारे केस में, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि जैसे हमारा प्रॉफिट था 10,000, अब हमने यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट किया 5,000 का, तो हमारा प्रॉफिट जो है 5,000 रुपये बच गया। तो 5,000 रुपये यानी कि ये चार्ज होता है प्रॉफिट में से, चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि ये प्रॉफिट में से माइनस होता है, प्रॉफिट में से माइनस होता है। और ये जो रिजर्व है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आप एप्रोप्रिएशन का मतलब एलोकेशन समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि यहाँ ये इसका मतलब एलोकेशन होता है। वैसे तो एलोकेशन और एप्रोप्रिएशन अलग अलग होते हैं, शायद मैं उसकी डिफरेंस की दूसरी वीडियो बना दूँ। तो एलोकेशन मतलब एलोकेट मतलब बांट दिया हमने। जो रिजर्व है वो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है कि जैसे हमने यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट था वो 5,000 रुपये का तो बच गया था, अब हमने 2,000 रुपये तो जर्नल रिजर्व में डिवाइड, 2,000 रुपये यहाँ पे डाल दिए और 3,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डाल दिए। तो हमने 5,000 के प्रॉफिट को बांट दिया ना इन दो हिस्सों में, कि 2,000 तो हमने जर्नल रिजर्व में डाल दिए और 3,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डाल दिए। तो हमने एलोकेशन कर दिया प्रॉफिट का, हमने जो है प्रॉफिट को बांट दिया, डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, 3 हिस्सों में, वो तो जितनी हमारी मर्जी हो हम जितना जैसे यहाँ पे तो हमने दो ही पार्ट कराए, 2,000 जनरल रिजर्व में डाल दिए, 3,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डाल दिए। अगर हमारा कोई तीसरा रिजर्व भी होता जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या वर्कमैन एक्सीडेंट फंड वगैरह वगैरह कुछ हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पे ज़्यादा एलोकेट होता, लेकिन यहाँ पे दो में ही एलोकेट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है जो प्रोविज़न है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट में से क्रिएट होता है, और प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी ये उसी में से क्रिएट होगा। और जो रिजर्व है वो एप्रोप्रिएशन है, मतलब एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है, एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम जो है डिफरेंस करेंगे इन दोनों के बीच में, कैपिटल रिजर्व एंड रिवेन्यू रिजर्व के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इसका चार्ट बना लिया है कि टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो आपको मैं और याद रहता हूँ रिजर्व होता क्या है। रिजर्व जो है हमने फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे जो प्रॉफिट है उसको अप्रोप्रिएट किया, मतलब एलोकेट किया है फ्यूचर यूज़ के लिए, मतलब कंटेंजेंसी से फाइट करने के लिए, फ्यूचर को ग्रो करने के लिए एक्सेट्रा। तो इसलिए अब उसके दो टाइप्स होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अब रिवेन्यू रिजर्व के बारे में कह रहा है कि क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब ये क्रिएट होता है प्रॉफिट से, अराइजिंग फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़, मतलब ऑपरेशंस, ट्रेडिंग ऑपरेशंस। अब हमारे जो रिवेन्यू मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जहाँ पे भी रिवेन्यू वर्ड है आप उसको सेल्स पढ़ेंगे तो काम आसान होगा अपना।
सेल्स, जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है सेल्स। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ये कह रहा है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ये कह रहा है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में कह रहा है कि जैसे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स आती है, तो ये कह रहा है कि हमारे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है हमने उसमें से पैसा निकालना है। मतलब हमारी सेल्स हुई 10 लाख रुपीज़, हमने उस एक्टिविटी हमें 10 लाख में से हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया, और फिर ग्रोस प्रॉफिट में से हमने जो है रिवेन्यू रिजर्व बना दिया अपना, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की प्रॉफिट तो ग्रोस प्रॉफिट ही आता है, तो ग्रोस प्रॉफिट में से हमने रिवेन्यू रिजर्व बनाया अपना, और रिजर्व जो है वो नेट प्रॉफिट से बनते हैं। तो यानी कि जीपी वाला प्रॉफिट वहाँ पे पी एंड एल में नेट जीपी क्रेडिट साइड में जाएगा, और फिर यही वाला जो काम है कि ये जीपी 20,000 था, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आया अपना, और जो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज इनकम होती है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो हमने जीपी में से सैलरी 5,000 माइनस की, रेंट 5,000 माइनस किया, प्रोविजन 5,000 माइनस किया, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब जो ये नेट प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ आया है, ये हमारा प्योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का प्रॉफिट है, प्योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट है। तो हम जो है इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे ये 5,000 रुपीज़ आया है रिवेन्यू रिजर्व क्रिएट करने के लिए, रिवेन्यू रिजर्व क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और जो कैपिटल रिजर्व है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, नोट फ्रॉम डे टू डे टास्क। अब इसमें से एक बात बोल दी कि कैपिटल प्रॉफिट है, तो हमें कैपिटल रिजर्व समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट समझने के लिए हमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि इसका जो है कि मान लीजिए जो हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर बिजनेस की एसेट होती है, इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में आती है। रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट बैलेंस शीट में आता है। तो फर्नीचर की हमने कभी फर्नीचर 1 लाख रुपए में खरीदा था, ये उसकी कॉस्ट है। अब इस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। वो अलग बात है कि डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेन मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके बीच का डिफरेंस भी आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन मान लीजिए हमने इसमें 50,000 रुपये का लगा दिया। अब जो है इसकी वैल्यू रह गई 50,000 रुपीज़, ये इसकी वैल्यू है। 1 लाख रुपये इसकी कॉस्ट थी, 50,000 रुपये इसकी वैल्यू है। तो आपको कॉस्ट और वैल्यू के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा इससे। तो और हमने अब इसे सेल कर दिया, सोल्ड, हमने इसे 70,000 में सोल्ड कर दिया, लेट कीजिए। तो हमारा जो है ये 20,000 का प्रॉफिट आ गया, 20,000 का जो है ये प्रॉफिट आ गया अपना। ये जो है हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है ना ये, कि वैल्यू ही उसकी 10,000 रुपये थी और हमने उसे बेच दिया 70,000 रुपये में, तो 20,000 हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। उम्मीद है आपको ये कैपिटल प्रॉफिट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 1 लाख रुपये की कॉस्ट है, 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, 50,000 रुपये की उसकी वैल्यू रह गई, माइनस कर दिया हमने 50,000 1 लाख में से, और फिर हमने उसे 70,000 रुपये में बेच दिया, तो 20,000 रुपये जो है कैपिटल प्रॉफिट आ गया अपना। अब यही डिफरेंस में वो कह रहा है, ये डिफरेंस में वो कह रहा है कि इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब जो 20,000 है वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, तो यानी कि ये जो सेल्स जो हमारा जीपी हुआ, नेट प्रॉफिट आया, मतलब ये वाली बात कि हमारा ये जीपी था ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आया था, सैलरी माइनस कर दी, 5,000 रुपये बच गए नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविज़न। तो जो ये वाला प्रॉफिट है ना, इससे हम रिवेन्यू रिजर्व तो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आया हुआ प्रॉफिट है, लेकिन हम इसे कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा जो कैपिटल रिजर्व है वो तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होगा। और कैपिटल प्रॉफिट वाली बात जो है ये है कि हमने 50,000
कैपिटल प्रॉफिट वाली बात ये है कि हमने 50,000 रुपये की वैल्यू की मशीन 20,000 रुपये में 70,000 रुपये में सेल कर दी, तो उसका 20,000 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट आ गया। कैपिटल प्रॉफिट आ गया। तो जो प्रॉफिट उन जो हमारा फर्नीचर सेल हुआ, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हमारे पास कैश बढ़ गया होगा, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल और फिर P&L टू प्रॉफिट ऑन सेल। तो वो हमारा जो अमाउंट है वो भी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ऑन सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल और फिर प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो ये P&L अकाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल में आ जाएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ना, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट अलग आएगा। अभी हम समझने के लिए ये यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, अभी हम इसको बस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ तक सीमित रखते हैं। अपना P&L अकाउंट जो बहुत बड़ा होता है, वास्ट होता है नेचर में, उसमें बहुत सी एंट्री आती जाती रहती है, लेकिन अभी हम कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पर बस GP लिख रहे हैं इसके क्रेडिट साइड में। मतलब इसके क्रेडिट साइड में और भी एक्टिविटीज़ आती हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज, एक्यूर्ड इनकम वगैरह वगैरह, कुछ कुछ आते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन हम कंसेप्ट समझने के लिए अभी यहाँ पर बस GP लिख रहे हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जो अपना प्रॉफिट हुआ है। इसका जो सेकंड डिफरेंस है वो है कि इट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, कि जो हमारा डिविडेंड है वो हम सिर्फ रिवेन्यू रिजर्व में से दे सकते हैं। अब जो डिविडेंड है वो क्या होता है, जो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं हम उन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड देते हैं। वो इंटरेस्ट से अलग होता है डिविडेंड। जैसे हमने शेयर इशू किया, आपने पढ़ा होगा कंपनी अकाउंट में क्वेश्चन करते हुए कि 10% इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर 5 लाख रुपीज़, तो उस पर इंटरेस्ट बन गया 5 लाख इंटू 10% 50,000। लेकिन जो डिविडेंड है वो अलग चीज़ है, वो इंटरेस्ट के एडिशनल में मिलती है उनको डिविडेंड। तो जो डिविडेंड मिलता है जब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उनको डिविडेंड देते हैं, तो जो डिविडेंड है वो हम रिवेन्यू रिजर्व्स में से दे सकते हैं। बस ये कंपनी अकाउंट में लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 62 या 63 में लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो डिविडेंड है वो बस रिवेन्यू रिजर्व्स में से ही दिया जाएगा और जो कैपिटल रिजर्व है उसमें से नहीं दिया जाएगा। कि जो चीज़ जो रिवेन्यू रिजर्व में दी जा रही है वो कैपिटल रिजर्व में से नहीं दी जाएगी। अगर उसमें से भी देने लगे तो उनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, कुछ नहीं। अब रिवेन्यू रिजर्व्स के टाइप्स, जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था इस चार्ट में कि रिजर्व्स के दो टाइप होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। फिर रिवेन्यू रिजर्व के दो टाइप होते हैं, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। इसमें भी हम डिफरेंस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये कह रहे हैं कि इसके टाइप्स हैं, लेकिन इसके ऐसे कोई टाइप्स नहीं होते। अब फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर द सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू रिजर्व्स। रिवेन्यू प्रॉफिट, तो यानी कि मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी रिवेन्यू वर्ड है आप वहाँ पर सेल्स रीड कीजिए, तो सेल्स प्रॉफिट। तो सेल्स प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट मतलब जीपी कहाँ आता है, P&L की क्रेडिट साइड में, और वहाँ पे से हम सैलरी वैलरी माइनस कर देते हैं, प्रोविजन माइनस, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन आता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन में से यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन में से हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया। तो यही कह रहा है कि रिवेन्यू प्रॉफिट मतलब ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर द सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट। और यहाँ पे कह रहा है कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब कैपिटल प्रॉफिट मतलब ये चीज़ कि 50,000 की फर्नीचर 70,000 में बेच दिया, 20,000 पे कैपिटल प्रॉफिट आ गया। तो कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिजर्व। यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट है तो फोर्थ पॉइंट है वो सेम ही है, दो बार लिख रखा है मैंने। और फिफ्थ पॉइंट आ गया यूज टू इशू फुल्ली पेड अप ऑन शेयर्स एज वेल अदरवाइज। इससे पहले हम कैपिटल रिजर्व पढ़ते हैं, यूज टू इशू फुल्ली पेड अप ऑन शेयर्स ओनली, कि जो कैपिटल रिजर्व का पैसा है, हमने पढ़ा कि रिवेन्यू रिजर्व तो जो कैपिटल वो डिविडेंड देने का काम आएगा, तो कैपिटल रिजर्व किस काम आएगा, तो कैपिटल रिजर्व जो है वो काम आता है बोनस शेयर्स इशू करने के।
बोनस शेयर्स इशू करने के। जब कंपनी के पास पैसा नहीं होता और वो डिविडेंड देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो इन कैश नहीं दे, इन शेयर्स डिविडेंड देती है। और जब वो इन शेयर्स डिविडेंड देती है, हम उसे बोनस शेयर्स कहते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है कंपनी। उसके लिए आपको बोनस शेयर्स पढ़ना पड़ेगा। क्या उसकी कोई अलग वीडियो देख लेना आप। तो यूज टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ओनली। और हो सकता है कि मैं बोनस शेयर्स के ऊपर भी वीडियो बना दूँ। तो यूज टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ओनली। ओनली तो नहीं आएगा यहाँ पे, ऑल्सो आएगा। ऑल्सो ओनली काट देता हूँ। तो ऑल्सो, क्योंकि जो कैप, अब यहाँ पे मान लीजिए कि 50,000 रुपये की मशीन जो है 30,000 में बिकती है, तो लॉस होता, लॉस एंड प्रॉफिट ऑन सेल। तो वो पैसा कहाँ जाता? तो वो भी जो है कैपिटल रिजर्व में जाता है। उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा कभी कैपिटल, ये हमारा कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व है, लाइबिलिटी होती है हमारी। तो लाइबिलिटी है तो यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अब कैपिटल प्रॉफिट, अब मान लीजिए फर्नीचर पे तो 20,000 रुपये का हुआ, और ऐसे ही हमने मशीनरी बेची। मशीनरी मान लीजिए 40,000, मशीनरी जो हमारी 40,000 रुपये की थी, उसकी वैल्यू वैल्यू बता रहा हूँ, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका उसमें से, और वो हमने 30,000 रुपये की बेच दी। तो 10,000 रुपये का जो है हमारा लॉस हो गया। उसमें हम कैपिटल लॉस कहते हैं। 40,000 की थी, 30,000 में बेच दी। तो जो है 10,000 वो डेबिट में लिखा जाता है हमारा। और डेबिट में लिखा जाएगा तो 60,000 पहले थे, 20,000 भी हो गए, 10,000 का लॉस। तो अब हमारा जो बैलेंस शीट है वो 70,000 बच गया, बैलेंसिंग फिगर। अब ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 70,000। तो जो कैपिटल रिजर्व है उसमें कैपिटल प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और कैपिटल लॉस को माइनस कर देते हैं। बस यही कैपिटल रिजर्व का काम होता है। और हम उसमें से जो है बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। और जो हमारा रिवेन्यू रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व है जो है, उसमें से भी हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। जैसे कि रिवेन्यू रिजर्व में हम डिविडेंड इशू कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं रिवेन्यू रिजर्व में से, लेकिन कैपिटल रिजर्व में से नहीं दे सकते। लेकिन कैपिटल रिजर्व में हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो वो तो रिवेन्यू रिजर्व में भी कर सकते हैं। लेकिन रिवेन्यू रिजर्व में से बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हमें जो है फ्री रिजर्व बनाना पड़ता है। उसकी अलग कहानी है कंपनीज एक्ट में। तो यानी कि जो काम हम कैपिटल रिजर्व से कर सकते हैं, बोनस शेयर्स वाला काम, वो रिवेन्यू रिजर्व में से भी हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कंडीशंस लगती है वहाँ पे। अब इसका जो है, अब इसका जो है सिक्स्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिजर्व, टाइप ऑफ रिजर्व, टाइप ऑफ रिजर्व मतलब टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व के टाइप। रिवेन्यू रिजर्व के टाइप इन्हें दो, स्पेसिफिक रिजर्व, जर्नल रिजर्व। तो यहाँ पे टाइप्स की बात करें कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिजर्व इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी और पार्टिकुलर पर्पस ओनली। हमने पढ़ा था कि जो प्रोविजन है वो एक स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज होता है, और जो रिजर्व है, जो रिजर्व है वो किसी पर्टिकुलर, आपको चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिख रखा था कि ये रिजर्व्स वाला ही है। रिजर्व्स की, रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। यहाँ पे भी लिख रखा था कि एनी पर्पस अदरवाइज, यानी कि ये जो है किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और अब जो है यहाँ हमारे जो है रिवेन्यू रिजर्व में भी ये कह रहा है कि जो रिवेन्यू रिजर्व है उसके टाइप के बेसिस पर, उसके टाइप के बेसिस पर जो है ये किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो सकता है और किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके टाइप्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा। और जो हमारा कैपिटल रिजर्व है वो कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर इट इज क्रिएटेड। कैपिटल रिजर्व उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा जिसके लिए ये बनाया गया। मतलब हमने जो कैपिटल रिजर्व है फिक्स्ड एसेट के लिए बनाया हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट में कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे, कैपिटल लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। कैपिटल रिजर्व हमने जो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाया हुआ भाई, तो इन्वेस्टमेंट्स में कैपिटल प्रॉफिट ऐड कर देंगे, वहाँ से लेस कर देंगे। कैपिटल रिजर्व जो है हमने अपने सिक्योरिटीज़ के लिए बनाया हुआ है, तो सिक्योरिटीज़ में कैपिटल प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कैपिटल लॉस माइनस कर देंगे। ये कह रहा है कि जो उसका वो यूज है वो स्पेसिफिक है।
लेकिन जो रिवेन्यू रिजर्व है उसका यूज जो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जर्नल भी हो सकता है। वही हमारे दो टाइप्स हैं कि जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। अब ये क्या है कि यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो। अब कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हमारी दूसरी वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको यहाँ पे उसे गो थ्रू करना पड़ेगा। तो यूज्ड फॉर बोथ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए, यहाँ पे रिवेन्यू का मतलब हमने तो सेल्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। और रिवेन्यू आप यहाँ पे सेल्स पढ़े भी तो सेलिंग एक्सपेंडिचर, जो हमारा सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, सेल्स करने के लिए खर्चा हुआ है, ये मतलब जो हमारा डे टू डे का खर्चा है उनसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब हमने कोई फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, बिजनेस में जो हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकेंगे, तो वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, ऑयलिंग का खर्चा हो गया मशीनों में, मशीन्स की जैसे उसके नट जल गए तो हमने नए नट लगा दिए, उसकी जो मशीनरी उसकी मोटर ख़राब हो गई तो नई मोटर लगवा दी, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, हमने नई मशीन ही खरीद ली, उसकी मोटर ख़राब हो गई तो नई मशीन ही खरीद ली, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा है। तो ये कह रहा है कि रिवेन्यू रिजर्व जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो सकता है, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज होता है सिर्फ। यानी कि हम कैपिटल रिजर्व में से क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, उसका कैपिटल लॉस वो डिडक्शन कर सकते हैं, और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा था कि रिजर्व किस लिए बना जाते हैं, कंटिजेंसी को कवर करने के लिए, टू ग्रो बिजनेस। तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा, नई मशीनरी खरीदेंगे, नई मशीनरी किस में खरीदेंगे, कैपिटल रिजर्व में से। कैपिटल रिजर्व क्या है, रिजर्व, रिजर्व है एक। तो टू ग्रो बिजनेस, तो रिजर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख रखा है मैंने, इसका एग्जांपल है रिटेन्ड और प्रॉफिट्स। रिटेन्ड प्रॉफिट मतलब रिटेन, रिटेन मतलब रखा हुआ प्रॉफिट। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व वैसे कोई एग्जांपल नहीं है, इसका टाइप है। जैसे हमने पढ़ा था इसके दो टाइप्स होते हैं रिवेन्यू रिजर्व के, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का जो हमारी जो इसका ऑफिशियल नेम है वो जनरल रिजर्व है, लेकिन जो इसका घर का नाम है वो फ्री रिजर्व है। तो फ्री रिजर्व इसका एग्जांपल नहीं है, इसका टाइप है, इसके घर का नाम है जनरल रिजर्व का। डीआरआर, डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए रिजर्व, मतलब एक स्पेसिफिक रिजर्व। यानी कि स्पेसिफिक है भाई, कैपिटल रिजर्व थोड़ी ना है, हम उसमें से डिविडेंड पे नहीं कर सकते। डिवेंचर जो है वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए हमें बनाया गया है, वो एक स्पेसिफिक रिजर्व। वो जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो एक रिवेन्यू रिजर्व का पार्ट होता है। तो यहाँ पे आ गया। और जो कैपिटल रिजर्व है वो सीआरआर रिजर्व, सीआरआर रिजर्व यहाँ नहीं आएगा, सीआरआर यहाँ नहीं, यहाँ आएगा सीआरआर। कहीं आप वो कंफ्यूज हो जाओगे, सीआरआर जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है और वो कैपिटल रिजर्व है, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं कहा था कि जो कैपिटल रिजर्व है वो डिफरेंट होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व में जो कैपिटल प्रॉफिट से पैसा आता है, और जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है उसमें फ्री रिजर्व से पैसा आता है, फ्री रिजर्व से पैसा आता है। फ्री रिजर्व मतलब जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व मतलब रिवेन्यू रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व से पैसा आ रहा है मतलब स्पेसिफिक रिजर्व से पैसा आ रहा है। ये हमारा स्पेसिफिक रिजर्व है, यहाँ पे हमने टाइप्स में लिख दिया है। तो जो है हमारा डीआरआर और सीआरआर मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बीच में भी एक डिफरेंस होता है। वो किसी दूसरी वीडियो में आपको, हमारे प्लेलिस्ट में आपको उसकी दूसरी वीडियो मिल जाएगी, डिफरेंस बिटवीन डीआरआर वर्सेस सीआरआर के नाम से। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था बस यही था कि इन दोनों के बीच में बस एक ही मेन डिफरेंस है कि रिवेन्यू रिजर्व से हम प्रॉफिट, रिवेन्यू रिजर्व मतलब सेल्स प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट मतलब सेल्स रिजर्व, सेल्स रिजर्व मतलब सेल्स प्रॉफिट। सेल्स प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट से हम डिविडेंड का पैसा दे सकते हैं। और जो कैपिटल रिजर्व है
उसमें से हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करता है इस मामले में कि कैपिटल रिजर्व से कभी भी डिविडेंड नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैपिटल रिजर्व के। तो जो है मैंने यहाँ पे कुछ कैपिटल प्रॉफिट के एग्जांपल लिख लिए हैं कि वो कहाँ कहाँ से राइज हो सकते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स मतलब अपनी मशीनरी फर्नीचर वगैरह हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं तो वहाँ से प्रॉफिट हो गया। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर, कि जब जो कंपनी है वो 3 तरीकों से अपने शेयर्स डिवेंचर इशू करती है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो डिस्काउंट वाला कई केसेस में कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन कंपनी एक्ट प्रीमियम में पार में तो होता है कि 100 रुपये का शेयर हमने 100 रुपये में ही इशू कर दिया मार्केट में। डिस्काउंट में होता है कि 100 रुपये का शेयर हमने जो है 80 रुपये 90 रुपये में कर दिया इशू, मतलब उसकी फेस वैल्यू से कम पे इशू कर दिया हमने। और जो प्रीमियम होता है, हमने जो 100 रुपये का हमारा शेयर है उसकी फेस वैल्यू है, वो हमने 120 रुपये में हमने मार्केट में निकाल दिया। अब 120 रुपये में निकालने का जो है बहुत सारे लॉजिक होते हैं। कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी गुडविल अच्छी है। जैसे रिलायंस कभी अपने शेयर निकालेगी तो कभी भी एट पार पे नहीं निकालेगी, और डिस्काउंट पे तो निकालने की बात ही नहीं पैदा होती, तो प्रीमियम पे निकालेगी क्योंकि बड़ी कंपनी है। लोगों के बीच में उसकी डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कि उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम प्रीमियम पे इशू कर देते हैं शेयर डिवेंचर। तो जो हमने 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में मार्केट में डाला है, जो वो 20 रुपये एक्स्ट्रा है वो कैपिटल प्रॉफिट हमारा। तो फोर्थ आता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि जो रिडम्पशन मतलब डिवेंचर को रिडीम किया हमने, डिवेंचर्स को रिडीम किया है तो उसका प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है भाई। तो यानी कि 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये की डिवेंचर हमने मार्केट में डाला था, मतलब कि आप हमें ये डिवेंचर दे दो, जब हम आपको रिडीम करेंगे तो आपको 120 रुपये दे देंगे, कि आप हमें आज 120 रुपये दो, 10 साल बाद 20 साल बाद आप हमसे 120 रुपये ले जाना। तो जो 20 रुपये का डिफरेंस है, जो हमारा कैपिटल लॉस हो रहा है, तो वो भी कैपिटल रिजर्व में से चार्ज होता है। जैसे हमने पढ़ा कि कैपिटल प्रॉफिट होगा तो हमारा कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगा उतने अमाउंट से, और जो कैपिटल लॉस होगा वो उतने अमाउंट से गिर जाएगा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो फिक्स्ड एसेट्स को हम रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू करते हैं कि मतलब आज हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी थी 1 लाख रुपए की, और आज 10 साल बाद उसकी वैल्यू हम बुक्स में तो 1 लाख रुपये भी दिखाए रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, उसके हिसाब से हमें हमेशा फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट दिखानी पड़ती है। लेकिन जो मार्केट वैल्यू थोड़ी ना उससे चलेगी, मतलब मान लीजिए कि आज 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, कभी हमने मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू ही 10 लाख रुपए है, तो 9 लाख रुपए से बढ़ गई। हमारे पास कैश में कुछ नहीं आया है, कैश में कुछ नहीं आया हमारे पास, ये बस हमारी एजम्पशन है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो हमारा 9 लाख रुपए है। तो वो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है फिक्स्ड एसेट्स का, वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। और रिवैल्यूएशन हम जनरली करते नहीं हैं, वो हम तभी करते हैं जब अगर हमारी पार्टनरशिप है, तो जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है, ओल्ड पार्टनर की डेथ हो जाती है, हम जब रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हैं। ये हमारा जनरल काम नहीं है। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, प्री प्री मतलब पहले, इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट मतलब मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस चल रहा था, आपने सोचा कि क्यों ना हम अपने बिजनेस को, आपने कोई बिजनेस शुरू किया था, मान लीजिए मार्च में, अप्रैल में, 1 अप्रैल को आपने शुरू किया था। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे जाऊँ, इसे कंपनी में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। तो हमने सोचा कि इसे कन्वर्ट कर लिया जाए कंपनी में। 1 अप्रैल को आपने बिजनेस शुरू किया, और मान लीजिए 1 जून को आपने इसे कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। वैसे कन्वर्जन का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, लेकिन आप मान लीजिए कि 1 जून तक वो पूरा हो गया है। तो हमारा और फाइनेंशियल ईयर कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और जो अपना प्रॉफिट है 1 अप्रैल को, तो जब हमने शुरू किया जब हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस था, तो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल, और फिर मई, तो अप्रैल मई 2 महीने तो हमारे जो है बिजनेस चला, और 10 महीने जो हमारी कंपनी चली।
तो जो 2 महीने का प्रॉफिट होगा हमारा अप्रैल और मई का, उसे हम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते हैं। इनकॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, उससे पहले का प्रॉफिट, 2 महीने का जो प्रॉफिट है उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और उसमें से कभी डिविडेंड पे नहीं किया जाता, क्योंकि कंपनी हो भैया, आप कंपनी हो तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, और कैपिटल रिजर्व में तो कभी डिविडेंड पे होते ही नहीं है। तो वो हमारी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी उन्होंने। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स में से कभी भी डिविडेंड पे नहीं होता। प्री मतलब अप्रैल मई, हमारे एग्जांपल में अप्रैल मई है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो वैसे ही जो अप्रैल मई जून में जो हमारी इनकॉर्पोरेट हो गई 10 महीने, तो जून के बाद का जो टाइम है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, उसे हम जो 10th मंथ का पीरियड है उसे हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं। पोस्ट मतलब बाद वाला पीरियड। पोस्ट मतलब रिवेन्यू प्रॉफिट, हमने वहाँ पे रिवेन्यू प्रॉफिट कमाया। रिवेन्यू प्रॉफिट मतलब हमारे सेल्स करके ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं उससे प्रॉफिट कमाया, उससे तो हम डिविडेंड दे सकते हैं, वो हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट है। प्री इनकॉर्पोरेशन कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल प्रॉफिट है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट रिवेन्यू प्रॉफिट है, रिवेन्यू रिजर्व में जाएगा भाई वहाँ। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के बीच का भी डिफरेंस। अब जो हमने ये पढ़ा कि बस यही था इसमें कि रिवेन्यू रिजर्व में से प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट मतलब हम डिविडेंड दे सकते हैं। कैपिटल प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिजर्व मतलब उसमें से हम डिविडेंड नहीं दे सकते, उसमें से बस बोनस शेयर्स इशू होते हैं। अब जो है हम आगे करेंगे रिवेन्यू रिजर्व्स के दो टाइप्स। रिवेन्यू रिजर्व्स के दो टाइप्स हैं, जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमारी बुक्स वाला नाम, फ्री रिजर्व उसके घर वाला नाम, फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व है भाई वो। अब यहाँ पे जो है मैंने रिवेन्यू रिजर्व का चार्ट बनाया हुआ है। रिवेन्यू रिजर्व आपने अभी पढ़ा कि रिवेन्यू रिजर्व होता क्या है। रिवेन्यू रिजर्व में से हम डिविडेंड दे सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में से हम डिविडेंड नहीं दे सकते, कैपिटल रिजर्व में से हम बोनस शेयर्स दे सकते हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट में दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, वहाँ पे DRR CRR होता है वो नहीं होता है। तो ये बहुत सी बात है। अब हमारे उसके बाद के दो टाइप्स हैं, हमने देखा कि रिजर्व्स के दो टाइप हैं। रिजर्व्स के दो टाइप कौन से, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व्स के दो टाइप हैं, जर्नल रिजर्व उसे घर का नाम फ्री रिजर्व, जर्नल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नहीं सॉरी स्पेसिफिक रिजर्व। तो रिवेन्यू रिजर्व जर्नल रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या लिख रहा है, तो ये लिख रहा है कि द रिजर्व हुज पर्पज फॉर क्रिएशन इज नॉट मेंशन्ड इज कॉल्ड जर्नल रिजर्व। तो ये कह रहा है कि हमने जिसका कोई नाम ही मेंशन नहीं किया, मतलब मैंने उसे फ्री छोड़ दिया है कि वो सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा है, ये सब चीज़ों में पैसा डाल सकता है। जर्नल है, जर्नल बंदा है, फ्री है बंदा है, फ्री मतलब किसी भी चीज़ में पैसा डाल सकता है, हमने उसका कोई नाम ही फिक्स नहीं किया, उसका नाम ही फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व। और स्पेसिफिक रिजर्व का नाम है दिस रिजर्व हुज पर्पज फॉर क्रिएशन इज मेंशन्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब हो गया, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा था डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए पैसा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए पैसा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए पैसा, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड वर्कमैन का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको देने के लिए पैसा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हम इसमें से डिविडेंड देंगे उसका पैसा। तो यानी कि यहाँ पे जो फिक्स है उसका नेचर फिक्स है हमारा, उस रिजर्व का, जनरल रिजर्व का नेचर ही फिक्स नहीं है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, वो होता है कि हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया या शेयर मार्केट में शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट करी। अब जो फॉरेन करेंसी है उसका जो है रोज़ का रेट होता है, आपको पता है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। आज 100 रुपये 90 हो गई, कल 110 हो गई, कल 98 हो गई, आज 102 हो गई कल। तो ऐसे वो फ्लक्चुएट करता है। तो वो जो फ्लक्चुएशन में रेट में डिफरेंस आ रहा है 100 से, हम उसका बेस जनरली 100 लेके चलते हैं कि 100 - 2 तो 100 - 98 तो 2 रुपये का फ्लक्चुएशन आ गया, 100 - 102 तो 2 रुपये बढ़ गए, फ्लक्चुएशन हो गए। तो उसका पैसा जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जाता है। और जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होता है,
जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, तो ये जो है पैसा सभी ओल्ड पार्टनर्स में जो है बट जाता है, उनकी इनकम की तरह होता है। ज़्यादा है तो ज़्यादा, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बट क्या लाइबिलिटी है भाई, अब पैसा बचा हुआ तो बांट देंगे और लॉस में है तो वो पैसा दे देंगे। वो तो हमें देखना पड़ेगा कि फ्लक्चुएशन फंड में पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। तो इट इज़ जो जनरल रिजर्व है, यहाँ पे फ्री रिजर्व मैंने लिख दिया है उसके घर का नाम। जो जनरल रिजर्व है प्रोविज़न के जैसा नहीं है। अब प्रोविज़न और रिजर्व में क्या है, ये आ गया। प्रोविज़न जो है वो होता है कि किसी स्पेसिफिक वो किसी भी लाइबिलिटी से निपटने के लिए हमने प्रोविज़न बनाया, जैसे बैड डेट से निपटने के लिए बना दिया। रिजर्व से तो पता ही नहीं ना कि भविष्य में कौन सी लाइबिलिटी आ जाएगी। तो जो जनरल रिजर्व है वो प्रोविज़न जैसा नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो कहीं कहीं प्रोविज़न जैसा है। क्योंकि वही हमने जो है, जैसे हमने बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाया, तो प्रोविज़न जो है वो बैड डेट्स का वो फिक्स नहीं है अमाउंट कि अगले साल कितने बैड डेट्स होंगे, तो हमने प्रोविज़न बना दिया। ऐसे ही आपको नहीं लगता कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जो हमने पैसे डाला प्रोविज़न जैसा है। अगर किसी बंदे का हाथ ही नहीं कटा मशीन में आकर, तो हम उसका धक्के जो है ना काट देंगे कि भाई हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड में पैसा डाल रखा है, जहाँ हाथ कटा हम तुझे पैसा देंगे। तो ये जो है ये एक अजम्पशन की जैसा ही है। तो ये प्रोविज़न जैसा फील होता है, लेकिन है रिजर्व। तो इसके बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट है कि है रिजर्व, दिखता प्रोविज़न जैसा है, तो हमें जो ये समझना पड़ेगा। अब हम अपने फ़ायदे के लिए तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वर्क में कम एक्सीडेंट फंड है कि हम जो तेरा एक्सीडेंट करेंगे फिर तेरे घर वालों को पैसा देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है कि जर्नल रिजर्व इट इज़ यूज टू पे डिविडेंड। हमने पढ़ा कि रिवेन्यू रिजर्व में से हम डिविडेंड दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जर्नल रिजर्व में से हम डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक रिजर्व में से नहीं दे सकते क्या? हाँ, नहीं दे सकते। स्पेसिफिक रिजर्व में से डिविडेंड नहीं दिया जाता, कभी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर उसका नाम ही ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए फंड है, उसका पैसा तुम डिविडेंड देने में डाल दोगे क्या? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर को पैसा देना है, उसका पैसा डिविडेंड में दे दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो उसका पैसा भी वहाँ नहीं जाएगा। तो डिविडेंड जो है वो हमारा जनरल रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व में से जाता है हमेशा, स्पेसिफिक रिजर्व में नहीं जाता। लेकिन पिछले डिफरेंस में हमने पढ़ा कि रिवेन्यू रिजर्व में से डिविडेंड जाता है। हाँ भाई, रिवेन्यू रिजर्व का ही तो पार्ट है ये जनरल रिजर्व, तो इसमें से डिविडेंड जाएगा, स्पेसिफिक रिजर्व में नहीं जाएगा। अब इसका लास्ट पॉइंट है कि इट इज राइट टू मीट एनी अननोन लायबिलिटी, यानी कि कोई भी अननोन लायबिलिटी, क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं है, फ्री है। फ्री मतलब मान लीजिए कि हमने जो है हमारे फैक्ट्री में कोई बंदा था, वो मशीन पे काम कर रहा था, उसका हाथ कट गया, अब हम उसे कंपनसेशन देना है, और हमने देखा कि हमने तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया ही नहीं है, तो हम उसका पैसा कहाँ से देंगे? तो जो उसका पैसा है हम फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं भाई, क्योंकि वो फ्री है और हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी नहीं बना रखा। याद रखिए, नहीं बना रखा, बना रखा है तो उसमें से देंगे, फिर फ्री रिजर्व नहीं आएगा। अब हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है बना नहीं रखा, तो हमने जो है जर्नल रिजर्व का पैसा इस्तेमाल कर लिया। वो पैसा तो फ्री है ना, तो फ्री तो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिजर्व में कह रहा है कि इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड फॉर एनी अननोन लायबिलिटी बट ओनली फॉर ईयर मार्क्ड पर्पज। ईयर मार्क्ड टेक्निकल लैंग्वेज है। ईयर मार्क्ड मतलब निर्धारित, निर्धारित निर्धारित मतलब एलोकेटेड पर्पज। तो हमने रिजर्व में पढ़ा था कि रिजर्व जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। हाँ वही वही बात है कि ईयर मार्क्ड प्रॉफिट है, ईयर मार्केशन ऑफ प्रॉफिट्स कह सकते हैं आप उसे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने ईयर मार्केट हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एक फंड है जिसमें हमने पैसा डाला है कि भाई साहब कि वर्कमैन को अगर उसका कुछ होता है तो हम उसे कंपनसेशन जो है इस फंड में से देंगे। अब ये निर्धारित कर दिया ना हमने फंड कि हम उसको कंपनसेशन ही इसी फंड में से देंगे, तो आप उसका पैसा किसी अननोन लायबिलिटी से निपटने में कैसे डाल सकते हो? या जबकि यहाँ पे जो निर्धारित है उसका पैसा। तो यहाँ पे भी बस इतना ही था कि रिजर्व्स के दो पार्ट होते हैं। पहले तो रिजर्व प्रोविजन और रिजर्व के बीच में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जो प्रोविजन है वो प्रॉफिट में से होता है
और जो रिजर्व है वो जो है प्रॉफिट एलोकेट करने